बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शिबानी खान, एपिसोड 22। सरमा अपने अरूज पर आ गया था। बर्फबारी ने जमीन का सीना सफेद कर दिया था। जब तक कोहिस्तान अल्ताई और थान शान के दर्रों के आसपास सरमा की भूरी घास दिखाई देती रही, खाना बदोश कबाइल वहां कायम किए रहे। और जब बर्फ की तहें मोटी होने लगी, घास दबना शुरू हुई, तब खाना बदोश कबाइल ने कोहिस्तान अल्ताई से मगरिब की तरफ पेशकदमी का इरादा कर लिया, ताकि कोहिस्तानी सिलसिलों से उतरकर मैदानों की तरफ जाएं जहां बर्फ ना थी, जहां चरागाहों में सरमा की मारी भूरे रंग की घास जरूर मिल सकती थी। एक रोज बर खान गर्दन झुकाए अपने खेमे में दाखिल हुआ। वो असर के दरमियान का वक्त था। सोफियान उस वक्त खेमे के बीच में जो छोटा सा गड्ढा खोदा गया था जिसमें आग रोशन की जाती थी, वहां बैठी थी और उस गड्ढे के अंदर अंगारे दहक रहे थे। बर खान को उस हालत में देखते हुए सोफियान परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। पहले उसने अंगारों भरे गड्ढे में कुछ लकड़ियां डाली ताकि आग बुझ ना जाए, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ी, बड़े प्यारे अंदाज में बर खान के दोनों हाथ हाथों में लिए, फिर मोहब्बत भरी आवाज में उसे कहने लगी, क्या बात है, आज आप उदास, अफसुर्दा, परेशान और बिखरे बिखरे हैं। लगता है कोई गैर मामूली वाकया पेश आया है। क्या दुश्मन कबाइल की तरफ से हमारे लिए खतरात उठ रहे हैं, या उन्होंने हमलावर होकर हमारे किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाया है? बर खान आगे बढ़कर आग भरे गड्ढे के पास बैठ गया। सोफियान भी उसके पहलू में हो बैठी। सोफियान की तरफ देखते हुए बर खान बोल उठा, सोफियान, एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो गया है। कैसा हादसा? चौंकने के अंदाज में सोफियान ने पूछ लिया था। जवाब में बर खान कहने लगा, शिबानी खान मारा गया है। सोफियान ने अपने कानों में उंगलियां दे लीं और चीखते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जवाब में बर खान कहने लगा, थोड़ी देर ही पहले कुछ मुखबिरों के जरिए यह खबर यहां पहुंची है और शिबानी खान के वो दस्ते जो हमारी मदद के लिए यहां थे वो वापस चले गए हैं। उसके बाद बर खान ने शबानी खान और इस्माइल सफ़वी के टकराव की तफसील सोफियान से कह दी थी। कुछ देर खेमे में मगमूम और अफसुर्दा सी खामोशी तारी रही। फिर बर खान सोफियान को मुखातिब करके कहने लगा, सोफियान, ये बहुत बुरा हुआ। यूं जानो दो भाई आपस में लड़ पड़े हैं। ईरान की कुव्वत भी हमें बड़ी अजीज है। वहां का हुक्मरान इस्माइल सफ़वी हमारा भाई है। शिबानी खान और इस्माइल सफ़वी का आपस में टकराना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे दो सगे भाई आपस में लड़ पड़े हों। शिया सुन्नी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, दो भाई हैं। इनका आपस में इत्तेफाक, ताउन और यकजहती रखना इनकी कुव्वत और इनकी ताकत की निशानी है। मैं समझता हूँ इस्माइल सफ़वी शिबानी खान पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि कुछ कुव्वतों ने उसे उकसाया होगा, जिसकी बिना पर उसने ऐसा किया है। वरना ईरानी हमारे भाई हैं। वो इस्लाम की एक उभरती हुई कुव्वत और ताकत है। मुसलमान की हैसियत से हमें मसलक से बरतर रहकर सोचना चाहिए। मुसलमान शिया हो या सुन्नी, दोनों मुसलमान हैं, भाई हैं, और उन दोनों मसलिकों को हाथ में हाथ डालकर इस्लाम दुश्मन और मुसलमानों से अदावत रखने वाली कुव्वतों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। और इन दोनों मसलकों को हाथ में हाथ डालकर इस्लाम दुश्मन और मुसलमानों से अदावत रखने वाली कुव्वतों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए। अफसोस, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो मुसलमानों के इन दो मसालिक के दरमियान गलत फहमियाँ और दूरियां पैदा करने के दर पे हैं, जिसकी बिना पर उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होते हैं। मेरे ख्याल में यही सूरत हाल इस्माइल सफ़वी और शिबानी खान के दरमियान पैदा हुई है, जिसकी बिना पर ये दोनों कुव्वतें आपस में टकरा गई हैं। अब मेरी खुदावंदे कदूस से दुआ है कि इस्माइल सफ़वी अब भी संभल जाए, इसलिए कि मुसलमानों की बहुत सी दुश्मन कुव्वतें जहां उस्मानी तुर्कों पर निगाह रखे हुए हैं और उन्हें कमज़ोर करना चाहती हैं, वही वो कुव्वतें ये भी पसंद करेंगी कि ईरान के अंदर इस्माइल सफ़वी की सूरत में एक ताकतवर और पुरकुव्वत मुसलमान हुकूमत कायम हो। बर खान जब खामोश हुआ तो तासुफ और परेशानी का इजहार करते हुए सोफियान कहने लगी, ये तो बहुत बुरा हुआ कि दो मुसलमान कुव्वतें आपस में टकराई हैं। नुकसान शिबानी खान का हो या इस्माइल सफ़वी का, ये नुकसान मुसलमानों का है। मुसलमानों की ताकत और कुव्वत कमजोर होगी। इससे मुसलमानों के अंदर यकजहती, इत्तेफाक और ताउन नापैद हो जाएगा। फिर मैं समझती हूँ कि यह सब कुछ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का किया धरा है। यहां तक कहने के बाद सोफियान खामोश हुई। दोबारा बर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब आपका क्या इरादा है?
جواب میں بر خان کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جس وقت شیبانی خان کے دستے یہاں سے روانہ ہوئے تھے، سارے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب واپس مغرب کی طرف جانا چاہیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھیں گے کہ حالات کون سا اور کیسا رخ اختیار کرتے ہیں، اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ ہاں، ایک دشواری ضرور پیش آئے گی، اور وہ یہ کہ جس وقت ہم یہاں سے مغرب کی طرف پیش قدمی کریں گے، ہمارے دشمن قبائل ضرور وقفے سے ہم پر حملہ آور ہوں گے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان تک بھی خبر پہنچ چکی ہوگی کہ شیبانی خان مارا جا چکا ہے۔ شیبانی خان کے مارے جانے سے نہ صرف ان قبائل کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، بلکہ روسی حکمران اپنی سلطنت میں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ بہرحال کل صبح ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی آگ کے پاس بیٹھ کر آنے والے دور سے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے۔ اگلے روز صبح ہی صبح سارے مسلم قبائل نے کوہستان التائی کی ان قریبی سرزمینوں سے مغرب کی طرف کوچ کیا تھا۔ شیبانی خان کے جنگ کے دوران کام آنے کی خبر غیر مسلم قبائل میں بھی پہنچ گئی تھی، لہٰذا ان قبائل کے اندر خوشیاں منائی گئی، ڈھول تاشے طبل پیٹے گئے۔ اس موقع پر سارے قبائل کے سردار، سالار اور سرکردہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر شراب پینے لگے تھے، وحشت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر کالمکوں کے سردار قیون نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، جس طرح سال میں 2 بار مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، آج ہماری بھی عید ہے۔ شیبانی خان کا جنگ میں کام آ جانا ہماری کامیابیوں، ہماری خوشیوں اور ہمارے بہتر مستقبل کے کئی در کھول دے گا۔ شیبانی خان کی صورت میں ان علاقوں میں ایک ایسی طاقت اور قوت ابھرنا شروع ہو گئی تھی جو ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے حق میں ایک انقلاب اور ایک تبدیلی پیدا کر سکتی تھی۔ یہ شیبانی خان ہی ہے جس کے آباء و اجداد نے ماضی میں روس تک کو اپنا غلام، اپنا متی اور فرما بردار بنا کر رکھا، اور روس ایک عرصے تک شیبانی خان کے آباء و اجداد کو خراج اور ٹیکس ادا کر کے خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگر ان علاقوں میں شیبانی خان پھر طاقت اور قوت پکڑ لیتا اور جو طاقت اس کے آباء و اجداد کے دور میں تھی وہی قوت یہ بھی حاصل کر لیتا، تو پھر ان علاقوں میں ہمارا متحرک ہونا تو بہت دور کی بات، شیبانی خان کسی بھی غیر مسلم قوت کو ان علاقوں میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہ دیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالمکوں کا سردار قیون جب خاموش ہوا، تب جنگاری قبیلے کا سردار اوسو خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹے کو باشکیریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، تب سے میں ایک کرب، ایک تکلیف اور ایک الم میں مبتلا تھا۔ آج شیبانی خان کے جنگ میں کام آنے کی خبر سن کر یوں جانو میرے المیوں میں کسی قدر کمی ہوئی ہے، ایسے ہی جیسے کسی زخمی کے زخموں پر ایسا مرہم رکھ دیا جائے جو سکون دینے والا ہو، یہی حالت اس وقت میری بھی ہے۔ لیکن میرے وہ زخم جو میرے بیٹے کے قتل ہونے کی وجہ سے لگے، اس وقت مندمل ہوں گے جب میرے پاس یہ خبر آئے گی کہ ہم نے یا ہمارے کسی حمایتی قوت نے بر خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوسو خان رکا، ایک غائر نگاہ اس نے باری باری اونک خان، قیون، دورچی اور روسی قبائل کے سردار ہن خان پر ڈالی۔ اس کے بعد بے پناہ خوشی میں وہ کہنے لگا، ہمارے مخبر ہمارے لیے 2 اچھی خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی یہ کہ شیبانی خان جنگ میں کام آ چکا ہے، اور دوسری یہ کہ آنے والی صبح کو ہمارے دشمن مسلم قبائل یہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوسو خان رکا، کچھ سوچا، پھر وہ خصوصیت کے ساتھ اونک خان اور روسی سالار ہن خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ کل جس وقت مسلم قبائل یہاں کوہستان التائی کے دامن سے کوچ کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ مغرب کی طرف کوچ کریں، اور راستے میں جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے ان پر ضرب لگائیں اور ان کی قوت کو نوچتے اور کمزور کرتے چلے جائیں۔ یہاں تک کہتے کہتے اوسو خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ روسی قبائل کا سالار ہن خان بول اٹھا، کہنے لگا، اوسو خان، جو کچھ تم نے کہا ہے میں نہیں جانتا اس کے متعلق میرے عزیز اور محترم اونک خان کے کیا خیالات ہیں، لیکن اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کروں گا۔ میں گزشتہ کئی ماہ سے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، اس دوران مسلم قبائل کے ساتھ ہمارے ٹکراؤ بھی ہوئے ہیں، اور ان ٹکراؤ کے نتیجے میں جو کچھ میں نے اندازہ لگایا ہے اس کی روشنی میں کہوں گا۔ اوسو خان، تمہارا خیال ہے کہ کل مسلم قبائل یہاں سے سمرقند کی طرف کوچ کریں گے، ہم بھی ان کے ساتھ مغرب کی طرف کوچ کریں اور راستے میں جب اور جہاں کہیں بھی موقع ملے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اوسو خان، یہ کوئی معمولی کام نہیں جس کی طرف تم نے نشاندہی کی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، شیبانی خان کے جنگ میں کام آنے کے باعث یہ مسلم قبائل اس وقت زخمی سانپ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بے پناہ غصے اور غضبناکی میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے یا ایک طرف رہتے ہوئے کوچ کرنا معیوب نہیں،
लेकिन रास्ते में उन पर हमलावर होना मैं समझता हूँ अपनी तबाही को दावत देना है। रास्ते में अगर हमने उनसे छेड़छाड़ शुरू की तो याद रखना वो पूरी ताकत, कुव्वत और गजबनाकी के साथ हम पर हमलावर होंगे और हमें बेपनाह नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि माजी में जिस कदर टकराव हुए उनमें कामयाब भी रहे। इसमें भी कोई शक नहीं कि माजी में एक बार ओना खान ने हमलावर होकर बाशकिरियों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उस वक्त ये सारे कबाइल फर्दन फर्दन शुमाल से जनूब और मशरिक से मगरिब की तरफ चरागाहों की तलाश में सरगर्दा रहते थे। अब वो आपस में इत्तेहाद कर चुके हैं, उनके अंदर एक यकजहती है। उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं कि इससे पहले बर खान को कोई नहीं जानता था और ये ओना खान तुम्हारे सामने खड़ा है। अपने जंगजुओं के साथ ये जिस कबीले पर भी हमलावर होता था दहशत और वहशत फैला देता था और किसी को इसके सामने सर उठाने या इंतकामी कार्रवाई करने की जुर्रत और जसारत नहीं होती थी। लेकिन जब इन मुस्लिम कबाइल ने आपस में इत्तेहाद और ताउन कर लिया और हर एक ने अपने मफादात पर मट्टी डालते हुए एक तरह से बाशकिरी सरदार बर खान को अपना सरबराह बना लिया, तब ये लोग चिंगारी से मौत उगलता हुआ आतिशफिशा बन गए हैं। मेरे अजीज, ये भी सोचो, पहले ओना खान जिस कबीले की भी लड़कियां उठाकर लाता था उस कबीले को जुर्रत नहीं होती थी कि उस पर एतराज करे और ना ही ओना खान से तैगजनी का मुकाबला करने के लिए तैयार होता था। आखिर जब इन लोगों में इत्तेहाद और ताउन हुआ और इन्होंने उसकी शिकायत बर खान से की, उसके बाद जब ओना खान मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाया तो उन्होंने वापसी का मुतालबा कर दिया। जवाब में ओना खान ने तैगजनी के मुकाबले की धमकी दे दी। आगे तुम जानते हो क्या हुआ। मुस्लिम कबाइल इंतकाम पर उतर आए। ओना खान की बहन अलजाए खातून को उठाकर ले गए और फिर जब ओना खान ने अलजाए की वापसी का मुतालबा किया तो उन्होंने भी ये कहला भेजा कि तैगजनी का मुकाबला होगा, ऐसे ही जैसे ओना खान धमकी दिया करता था। और जब तैगजनी का मुकाबला हुआ तो मैं मौजूद नहीं था। तुम लोगों ने मुझे खुद ही बताया था कि उस बर खान ने बड़ी आसानी से ओना खान को अपने सामने जेर कर लिया था। अब बर खान की सालारी और सरकर्दगी में वो ताकत, कुव्वत और यकजहती पकड़ चुके हैं। अगर वो यहाँ कयाम किए रहते तो हम उनसे छेड़छाड़ शुरू करने वाले थे और हम उनसे जरूर टकराते, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ हो चुका है। शबानी खान की मौत ने जहाँ उन्हें गमजदा किया है वहाँ उन्हें गजबनाक भी किया है। ऐसी सूरत में उन पर हमलावर होना या उनसे छेड़छाड़ करना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। यहाँ तक कहने के बाद वो रूसी सालार रुका, दम लिया। दोबारा वो सारे सरदारों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, इन मुसलमान कबाइल को नुकसान पहुंचाने और इन्हें अपने सामने जेर करने के लिए जो मंसूबा बंदी इस वक्त मेरे जहन में आती है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे। ये जो मुस्लिम कबाइल कल यहाँ से कूच करेंगे तो मेरा अपना अंदाजा है कि समरकंद का रुख करेंगे। वहाँ ये शबानी खान के चचाजाद भाइयों और भतीजों से बात करेंगे। मेरा अपना अंदाजा है कि ये उज़्बक खामोश नहीं बैठेंगे और अपने साथी खाना बदोश कबाइल के साथ मिलकर ईरान के हुक्मरान इस्माइल सफ़वी के हाथों अपनी शिकस्त का इंतकाम जरूर लेंगे। जो खबरें हम तक आई हैं उनके मुताबिक मरू के निवाह में इस्माइल सफ़वी और शबानी खान के दरमियान टकराव हुआ। अगर शबानी खान किसी का तीर लगने से जख्मी होकर घोड़े से ना गिरता और हलाक ना हो जाता तो यकीनन उज़्बक इस्माइल सफ़वी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाते। इस्माइल सफ़वी की खुशकिस्मती के शबानी खान के घोड़े से गिरने से उसके लश्करी बदजन और अफरा तफरी का शिकार हो गए। उसी अफरा तफरी में जब भगदड़ मची तो इस्माइल की फतह यकीनी हो गई। मेरा अंदाजा है कि उज़्बक एक बार फिर अपने आप को इस्तेवार करेंगे। जो मुस्लिम कबाइल यहाँ से गए हैं उन्हें भी अपने साथ मिलाएंगे और एक बार जरूर खम ठोंक कर ईरान के हुक्मरान इस्माइल सफ़वी से टकराएंगे। मेरे अजीज साथियों, एक बात याद रखना, आइंदा जो टकराव इस्माइल सफ़वी के साथ उनका होगा बड़ा भयानक और खौफनाक होगा। दोनों तरफ एक एक जज्बाती तब्दीली होगी। इस्माइल सफ़वी खुश होगा कि उसने उज़्बकों के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, इस तरह उसके लश्करियों के हौसले बुलंद होंगे। दूसरी तरफ उज़्बक और उसके साथी और इत्तेहादी कबाइल जो के इंतकाम पर उतरे होंगे उनके अंदर एक नया जोश, एक अनोखा जज्बा होगा। वो खूनख्वारी और गजबनाकी का मुजाहरा करेंगे और उसी खूनख्वारी और गजबनाकी में वो इस्माइल सफ़वी के लश्कर के सारे जज्बात को मात करके उन पर शिकस्त और रुसवाई भी मुसल्लत कर सकते हैं। मेरे साथियों, ये जंग काबिल दीद होगी और ये जंग होकर रहेगी। मेरा दिल कहता है कि ये उज़्बक इस्माइल सफ़वी से अपने इलाके वापस लेकर रहेंगे। हाँ, एक बात जरूर है और वो ये कि अगर शबानी खान जिंदा रहता तो वो अपनी सल्तनत को और मजबूत और मुस्तहकम करता और दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत बनकर जाहिर होता। लेकिन उसके मारे जाने के बाद अब उसके लवाहिकीन और उसके अजीज सिर्फ उसके मफ्तू इलाकों को अपनी गिरफ्त में रखने के काबिल होंगे।
कोई आलमी या बड़ी ताकत बनकर सामने ना आने पाएंगे। इस सिलसिले में जो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ वो ये कि हमें कल ज़रूर उनके साथ पहलू ब पहलू सफ़र करते हुए मगरिब का रुख करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ अब बर्फ़बारी की तहें बहुत गहरी और ऊंची हो गई हैं, भूरी घास दब गई है और मैंने अक्सर देखा है कि घोड़े अपने खुरों से बर्फ़ हटाकर नीचे दबी घास चर कर गुजर बसर करते हैं। लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा। अगर हम मगरिब की तरफ कूच करते हैं तो वहाँ मैदानों में हमें अपने जानवरों के लिए वाफर घास भी मुयस्सर होगी और वहाँ रहकर हम दो काम कर सकते हैं। पहला ये कि देखेंगे कि अब ये उज़्बक अपने साथियों के साथ मिलकर इस्माइल सफ़वी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, और दूसरा काम जो सबसे बड़ा है और हमारे करने का है वो ये कि इन इलाकों में हम अपनी गिरफ्त पहले की निस्बत तेज़ और मजबूत कर लें। मैं अपनी तरफ से कुछ कासिद रूस के कबाइलियों की तरफ भिजवाऊंगा और उन्हें इस तरह बुलवाऊंगा ताकि आने वाले दौर में हमारी ताकत और कुव्वत में इजाफा हो और हम इन मुस्लिम कबाइल को अपने सामने ज़ेर कर सकें। अब हमने जो काम करना है वो ये कि मुसलमान कबाइल तो समरकंद की तरफ चले जाएंगे, उनकी इस गैर हाजिरी से फ़ायदा उठाते हुए कोहिस्तान अल्ताई से लेकर वोल्गा तक जिस कदर इलाके और चरागाहें हैं उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लें। ऐसी ताकत और कुव्वत पकड़ें कि आने वाले दौर में किसी भी मुस्लिम खाना बदोश कबीले को इधर का रुख ना करने दें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो याद रखना इसके दो फायदे होंगे। पहला ये कि इन इलाकों में हमारी उजारादारी कायम हो जाएगी, कोई दूसरी कुव्वत यहाँ दाखिल होने की जुर्रत और जसारत नहीं करेगी। दूसरा फायदा जो हमें हासिल होगा वो इससे भी बड़ा होगा, वो ये कि रूस के हुक्मरान हमसे खुश होंगे कि हमने इतना बड़ा इलाका सारी कुव्वतों से खाली करा लिया और यूं रूस को मशरिक की तरफ अपने पर पुर्जे फैलाने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। यहाँ तक कहने के बाद रूसी सालार खामोश हो गया था। उसके खामोश होने पर ओनक खान अपने जज्बात का इजहार करते हुए कह रहा था, मेरे भाइयों, जो कुछ मेरे अजीज भाई हन खान ने कहा है उससे मैं मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। जहाँ तक यहाँ से कूच करने का ताल्लुक है तो कल सुबह हम भी यहाँ से कूच करेंगे, इसलिए कि अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं रहा। बर्फ की तहें दबीस से दबीस्तर होती चली जा रही हैं। जानवरों को अब यहाँ पेट भरना दुश्वार हो रहा है, लिहाजा हमारा मगरिब के मैदानों की तरफ कूच करना अब इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। अब हमें रास्ते में मुस्लिम कबाइल से टकराने की ज़रूरत नहीं है। हन खान का कहना दुरुस्त है। शबानी खान के मरने की वजह से उनकी हालत इस वक्त जख्मी सांप की सी है। वो इंतहाई गैज़ व गज़ब की हालत में है। और फिर मैं ये भी कहूँ कि वो ताकत और कुव्वत में हमसे कम नहीं है कि हम जब और जिस वक्त चाहें खम ठोंक कर उनके सामने आए और उन पर हमलावर होकर अपना मतलब निकाल लें। उनसे किसी तरीके से टकराना होगा, और अगर हमने हमाकत से काम लेते हुए यूं ही मुंह उठाकर उनसे टकराने की कोशिश की और एक बार उन्होंने हमें अपने सामने पसपा कर दिया तो फिर याद रखना वो हमें जानवरों की तरह हाँकते और रगीदते चले जाएंगे और उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मुकम्मल तौर पर हमारा खात्मा नहीं कर लेते। इसलिए मैं कहूँगा कि मगरिब की तरफ कूच ज़रूर करते हैं, लेकिन उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हन खान के मुताबिक तमाशा देखेंगे। मगरिब की चरागाहों में पड़ाव करने के बाद अपने मुखबिर फैला देंगे और वो हमें बताते रहेंगे कि ये लोग अब ईरान के हुक्मरान इस्माइल सफ़वी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने पर तुले हुए हैं। हन खान का कहना दुरुस्त है कि ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अपने आप को मुत्तहिद और तैयार करके एक बार खम ठोंक कर ये इस्माइल सफ़वी से टकराएंगे ज़रूर, और ये टकराव बड़ा खौफनाक और भयानक होगा, इसलिए कि इस टकराव में ये उज़्बक और उनके हिमायती कबाइल अपनी जान की बाजी लगा देंगे और हर सूरत में इस्माइल सफ़वी से इंतकाम लेने के साथ साथ उससे अपने इलाके भी वापस लेने की कोशिश करेंगे। ओनक खान रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा वो सबको मुखातिब करते हुए कह रहा था, मैं इस सिलसिले में हन खान के साथ इन दो कामों से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ जिनकी उसने निशानदही की है। पहला ये कि फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि उज़्बकों और ईरान के हुक्मरान इस्माइल सफ़वी के दरमियान जो दूसरा टकराव होता है उसका क्या नतीजा निकलता है। अगर इस्माइल सफ़वी दोबारा कामयाब और कामरान रहता है तो फिर इन इलाकों में उज़्बक ही नहीं मुस्लिम खाना बदोश कबाइल भी हमारे लिए बिल्कुल बेखतर हो जाएंगे, इसलिए कि इस्माइल सफ़वी उनकी जान निचोड़ कर रख देगा। और अगर आने वाली मुतवक्के जंग में उज़्बकों और उसके इत्तेहादी कबाइल ने मिलकर इस्माइल सफ़वी को शिकस्त दे दी और उससे अपना इंतकाम ले लिया तो जहां इस्माइल सफ़वी और उसकी ताकत झाग की तरह बैठ जाएगी, वहां उज़्बक और उसके हिमायती कबाइल भी इस काबिल ना रहेंगे कि इन इलाकों में वैसी मुस्तहकम, मजबूत और वसी सल्तनत कायम कर सकें जिसका ख्वाब शबानी खान ने देखा था और जिसकी तामीर और जिसकी तज़ईन का काम उसने शुरू कर रखा था। ओनक खान जब खामोश हुआ तब जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान दुख भरे और अफसोसनाक अंदाज में सबको मुखातिब करके कहने लगा,
हन खान और उन खान, जिस लाहे अमल और मनसूबा बंदी की तुम निशानदही कर रहे हो, हम करेंगे तो ऐसा ही, लेकिन एक अफसोस, एक हैरत, एक अरमान जरूर मेरे दिल में रह जाएगा। वो क्या? ओना खान ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। जवाब में ओसो खान ने एक लंबा सांस लिया, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो जख्म मुझे मेरे बेटे तकला खान के मरने से लगे हैं वो अभी मुंतमिल नहीं हुए। तकला खान के इंतकाम का हमें एक बेहतरीन मौका मिल रहा था, लेकिन हमने उससे फायदा नहीं उठाया। जिस वक्त हमारे कुछ जवान मुस्लिम कबाइल के जानवरों को हाँक कर अपने कबीले में लाने के लिए गए थे और वो असीर बना लिए गए थे, उस वक्त उनकी मदद के लिए हमारे अनगिनत जंगजू गए थे। ये बड़ा शानदार और सुनहरी मौका था कि बर खान और उसके साथी सरदारों को या तो कत्ल कर दिया जाता या उन्हें असीर करके यहाँ ले आया जाता, इसलिए कि जिस वक्त हमारे जंगजू उन पर हमलावर होने के लिए गए उस वक्त मुस्लिम कबाइल के सरदार तो वहां मौजूद थे, लेकिन उनके साथ चंद दस्ते थे, ज्यादा जंगजू नहीं थे। उस मौके पर अगर हमारे लश्करी उन पर हमलावर होकर उनके मुसल्ला जवानों का खात्मा करके और उन सरदारों को अपने यहाँ कैदी और असीर बनाकर ले जाते तो मैं समझता हूँ हमारी दुश्मनी और हमारे दुश्मन दोनों का ही खात्मा होकर रह जाता। ओसो खान जब खामोश हुआ तब ओना खान गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, ओसो खान, अच्छी ख्वाहिश करना गुनाह नहीं है, लेकिन करने और कहने में बड़ा फर्क है। अब हम ये तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जिस वक्त हमारे जंगजू गए थे और उन्होंने अपने कैदी छुड़ा भी लिए, उस वक्त वो हमलावर होकर दुश्मन कबाइल के जंगजुओं का खात्मा करके उनके सालारों को गिरफ्तार कर सकते थे। पर ओसो खान मेरे अजीज, ये सिर्फ कहने की बात है, करने के लिए मजीद कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। जैसा कि मुझे मेरे जंगजुओं ने बताया कि जिस वक्त वो अपने असीरों को छुड़ाने के लिए गए थे, इसमें कोई शक नहीं सारे मुस्लिम कबाइल के सरदार वहां मौजूद थे। बर खान भी उनके अंदर था, लेकिन जब उन्होंने हमें आते देखा तो अपने साथियों समेत बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों की ओट में हो गए थे और ऐसी तीरंदाजी की कि हमारे जंगजू सिर्फ अपने असीरों को छुड़ा लाने के सिवा और कुछ न कर सके। अगर वो मजीद कार्रवाई करते तो दुश्मन कबाइल के तीरंदाज उन्हें और उनके घोड़ों को छलनी करके रख देते और यह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। यहाँ तक कहने के बाद ओना खान मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसे खामोश होना पड़ा, इसलिए कि कालमकों का सरदार कयून मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग भी किस बहस में पड़ गए हैं, आओ दुश्मन के नुकसान का जश्न मनाएं, इसलिए कि कल हमने यहाँ से कूच करना है, वक्त जाया ना करें। सब ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा सब कबाइल के लोग तबल, ताशों और बजती दफों की लहर पर जश्न मनाने लगे थे। बर खान और उसके सारे साथी सरदार अपने अपने कबाइल के साथ समरकंद के शुमाल में पहुंचे। उनकी आमद की थोड़ी ही देर बाद जब समरकंद के निवाह में सारे कबाइल ने अपनी खेमागाह नस्ब कर दी थी, तब समरकंद के शुमाल ही में एक बहुत बड़ा शामियाना नस्ब किया गया और उसी शामियाने के अंदर शेबानी खान के चचा कोचकोंजी ने अपने सारे सालारों और सारे खाना बदोश सरदारों और सालारों का इजलास तलब कर लिया था। चुनाचे सब उस शामियाने में जमा हुए। सामने कोचकोंजी बैठा, उसके एक तरफ उसका बेटा अबू सईद, भतीजा उबैदुल्ला और दूसरे दो भतीजे अब्दुल्ला और अब्दुल लतीफ और कुछ दीगर उमरा और सालार बैठे हुए थे। दूसरी जानिब बर खान, सासी बोका, कपक खान, कंजू खान, कल्दी बेग और संजर खान के अलावा दीगर उमरा और सालार नशिस्तें संभाल चुके थे। सामने भी मुख्तलिफ नशिस्तों पर बहुत से लोग बैठ गए थे। उस मौके पर सबसे पहले बर खान के कहने पर फातह ख्वानी हुई। कुछ देर तक मगमूम सी खामोशी उस शामियाने में तारी रही। उसके बाद शेबानी खान का चचा कोचकोंजी दुख भरे अंदाज में बोल उठा, मेरे अजीज और मोहतरम साथियों, मुझे अपने हर दिल अजीज भतीजे शेबानी खान पर फख्र और नाज था। वो एक उम्दा सालार, एक बेहतरीन तैगजन, जुर्रतमंदी, दलेरी और शुजात रखने वाला सालार था। अफसोस हम उससे महरूम हो गए। हमने ईरान के हुक्मरान इस्माइल सफ़वी को इस जंग से बाज रहने की तलकीन भी की, एक तरह से उससे गुजारिश भी की और ये भी कहा कि इन इलाकों में और बहुत सी कुव्वतें जो गैर मुस्लिम हैं कुव्वत पकड़ रही हैं, लिहाजा हमें आपस में नहीं टकराना चाहिए। मुसलमान ख्वाह ईरानी हो, अरब हो या तुर्क हो, सब आपस में भाई हैं और मेरा नजरिया है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। चूंकि इस्माइल सफ़वी ने हमारे खिलाफ जंग की तरह डाल दी है, लिहाजा हम उसके खिलाफ इंतकाम की तलवारें बेनायाम करने पर मजबूर हैं। हैरत की बात है कि इस सिलसिले में उस्मानी तुर्कों के सुल्तान सलीम ने भी इस्माइल सफ़वी को समझाने की कोशिश की कि सब्र व तहम्मुल से काम लेकर अपने मामलात को सुलझाना चाहिए, आपस के जो झगड़े हैं उन्हें निपटाना चाहिए।
सुल्तान सलीम ने यह भी समझाया कि इस्माइल सफ़वी को शेबानी खान पर ना हमलावर होना चाहिए, ना उससे टकराना चाहिए। लेकिन इस्माइल सफ़वी पर न जाने जंग का कैसा भूत सवार था कि उसने ना हमारी गुजारिश को माना, ना ही उसने उस्मानी तुर्कों के सुल्तान सलीम की तंबीह पर कोई असर लिया। बस एक जरार लश्कर लेकर हम पर चढ़ दौड़ा, और हमलावर भी उस वक्त हुआ जबकि हमारा लश्कर बटा हुआ था, तकसीम शुदा था। बहरहाल ऐसे पिछतावों का अब कोई फायदा नहीं। मेरा भतीजा शेबानी खान हमेशा के लिए हमसे जुदा हो चुका है। अब वो हम में नहीं, लेकिन उसके काम को जारी रखेंगे। यहाँ तक कहने के बाद कोचोकोंजी रुका, कुछ सोचा, फिर कह रहा था, मेरे अजीज साथियों, मेरे हिमायतियों, मैं नहीं जानता तुम लोगों के क्या ख्यालात हैं। तुम लोगों ने शेबानी खान के बाद अपना क्या लाहे अमल बनाया है, किस तरह की मंसूबाबंदी तरतीब दी है। लेकिन मैंने जो फैसला अपने बेटे, अपने भतीजों और उम्रा और सालारों के साथ मिलकर किया है, वो यही है कि शेबानी खान के कत्ल का इंतकाम इस्माइल सफ़वी से लिया जाएगा। इस्माइल सफ़वी ने हम पर हमलावर होकर एक फाश गलती की है, इसलिए कि इस जंग में इस्माइल के भी काफ़ी लश्करी काम आए, हमारे भी बहुत से लश्करी जानों से हाथ धो बैठे। मेरे अजीज साथियों, जंग में अगर कोई तुर्क जान से हाथ धो बैठता है तो हमें उसका उतना ही अफसोस है जितना हमें किसी ईरानी के जंग में मरने का है, इसलिए कि हमने मसलक को नहीं देखना। अगर मुसलमान आपस में मसलक की तकसीम को अहमियत दें तो हमारे अंदर कभी इत्तेफाक और यकजहती पैदा हो ही नहीं सकती। हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद अपना कोई मसलक रखते हैं। मुसलमान की हैसियत से हम सब भाई हैं। यही बात हमने इस्माइल सफ़वी को समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता था ताकत और कुव्वत के नशे में उसने किसी की भी बात को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि उस्मानी तुर्कों का सुल्तान सलीम बड़ी अहमियत रखता है, इस्माइल सफ़वी ने उसके फैसले को भी ठुकरा कर रख दिया। यहाँ तक कहने के बाद कोचोकोंजी रुका, कुछ सोचा, फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, बर खान, सासी बोका, कपक खान, कंजूक खान, कल्दी बेग, मुझे तुम सब की यहाँ आमद और वापसी का इंतजार था। तुम्हारी आमद के बाद ही मैं कोई फैसला करना चाहता था। मेरे अजीज साथियों, शेबानी खान के बाद हमारे वो लश्करी जो हौसला हार बैठे थे और शिकस्ता दिली का शिकार हो गए थे, उन्हें हमने संभाला दे दिया है। अब वो संभल चुके हैं, इंतकाम लेने के लिए बेचैन और बेताब हैं। अब हम सबको तुम्हारी आमद का इसलिए इंतजार था कि तुम्हारी आमद के बाद हम शेबानी खान के जाननशीन का इंतखाब करना चाहते थे, और ये इंतखाब तुम्हारी मौजूदगी में होना चाहिए था, इसलिए कि शेबानी खान तुम लोगों को ना सिर्फ अपना हिमायती बल्कि अपने खानदान के अफराद ख्याल करता था। शेबानी खान के बाद हम में से कोई भी तुम लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यहाँ तक कहने के बाद कोचोकोंजी रुका, फिर बरखान की तरफ देखते हुए कहने लगा, बरखान, शेबानी खान की निगाहों में तुम्हारी बड़ी इज्जत, बड़ा वकार था, लिहाजा सबसे पहले मैं तुमसे ही मुखातिब होता हूँ। मेरे अजीज, अपनी आरा का इजहार करो। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरे कबाइल की नुमाइंदगी करते हुए भी हमें अपने मशवरों से नवाजोगे। जवाब में बरखान कोचोकोंजी को मुखातिब करके कहने लगा, कोचोकोंजी मेरे मोहतरम, जहाँ तक दूसरे कबाइल के सरदारों का ताल्लुक है तो वो मेरे लिए बड़े मोहतरम, बड़े साहिब इज्जत मेरे भाई हैं, लेकिन वो अपने ख्यालात का इजहार अगर खुद करें तो इसमें उनकी, मेरी और सबकी इज्जत अफजाई होगी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये फैसला अपने अजीज़ व अकारिब और अपने सालारों और उम्रा के साथ मिलकर करें। आप लोग जिस किसी को भी शेबानी खान का जाननशीन मुकर्रर करेंगे और उसके बाद उसके इलाकों का हाकिम तस्लीम करेंगे, उसके सामने हम भी अपनी गर्दन को खम कर देंगे, और जिससे भी इंतकाम लेने के लिए आप जिस समत का रुख करेंगे, हम आपके पहलू ब पहलू अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ तक कहने के बाद बरखान जब खामोश हुआ तो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कोचोकोंजी कहने लगा, बरखान, मैं तुम्हारे खलूस, तुम्हारी जानिसारी, तुम्हारे ताउन, तुम्हारी हिमायत को सलाम पेश करता हूँ। अब मैं दूसरे कबाइल के सरदारों के ख्यालात भी जानना चाहूँगा। इस पर बारी बारी तातारी कबीले का सरदार सासी बोका, बुल्गार सरदार कपक खान, काजिक सरदार कंजूक खान, करगेजी सरदार कल्दी बेग उठे और उन्होंने बरखान के ख्यालात की तायद कर दी थी और मजीद कुछ कहने की बजाय खामोशी से अपनी नशिस्तों पर हो बैठे थे। सारे कबाइल के सरदारों के उन तासुरात से कोचोकोंजी ही नहीं, उसके सारे अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदारों, सालारों और उम्रा ने भी खुशी और तमानियत का इजहार किया था। उस मौके पर उज़्बकों का एक अमीर अपनी जगह से उठा और दुख भरे अंदाज में वहां जमा होने वाले लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, शेबानी खान की सूरत में जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी कमी हम जिंदगी भर पूरी नहीं कर सकते। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिस पर फख्र किया जा सकता था।
وہ ایک ایسا بے مثل اور بے نظیر سالار تھا جس کی کمانداری میں ہم نے بڑے بڑے مارکے سر کیے۔ افسوس، مسلمانوں کی آپس کی نا اتفاقی شیبانی خان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اب جبکہ شیبانی خان ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اپنی قوت کو منتشر و پراگندہ نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا اس قوت کو اپنے دشمن سے انتقام لینے کے لیے استعمال کرنے کی خاطر ہم اور خصوصیت کے ساتھ میں اپنی طرف سے شیبانی خان کے جانشین کے طور پر اس کے چچا کوچوکونجی کا نام پیش کرتا ہوں۔ اس امیر کا یہ الفاظ ادا کرنا تھا کہ باری باری سارے ازبک سردار اور سالار اپنی جگہ سے اٹھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ان خیالات کی تائید کرنے لگے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں ایک ہلچل سی برپا ہو گئی اور سب نے باخوشی شیبانی خان کی جگہ کوچوکونجی کو اپنا سربراہ مقرر کر لیا تھا۔ جب یہ کام ہو چکا تب کوچوکونجی نے پہلے اپنے سامنے بیٹھے سارے قبائل کے سرداروں، سالاروں اور امرا کا ایک غیر نگاہ سے جائزہ لیا، پھر تشکر آمیز آواز میں وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے تو میں تم سب کا شکر گزار ہوں کہ تم نے شیبانی خان کا جانشین بننے کے لیے مجھے یہ شرف بخشا۔ اس کے لیے میں تمہارا جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ازبکوں اور ان کے اتحادیوں کو نہ صرف متحد کروں گا بلکہ ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے جو مسلمان ہو کر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی بھی کی جائے گی۔ ہم اسماعیل صفوی کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہتے تھے، نہ اس سے ہمارا ٹکراؤ بنتا تھا، لیکن اسماعیل صفوی اپنی حدود کو پھلانگ گیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے اتحاد اور تعاون کو نہیں دیکھا، صرف اپنے مسلک کی بہتری کا سوچا ہے، اور یہ ایک مسلمان کی طرف سے حرص و ہوس پر مبنی فیصلہ ہے جسے کوئی بھی سچا اور پرخلوص مسلمان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوچوکونجی رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد دوبارہ وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایران کے حکمران اسماعیل صفوی نے ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کا پلڑا بھاری کر لیا۔ وہ اس وقت ہم سے ٹکرایا جس وقت ہمارے لشکر کا کچھ حصہ ہمارے پاس نہیں تھا، کوہستان التائی کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس نے اس وقت ہم پر ضرب لگائی جب ہمارے حمایتی خانہ بدوش قبائل ہم سے جدا تھے۔ اس کے باوجود شیبانی خان نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ اسماعیل صفوی کے سامنے سے ہٹا نہیں، ڈٹ کر کوہستانی سلسلے کے اندر اس کا مقابلہ کیا۔ اگر وہ ایسے کوہستانی سلسلے میں گھر نہ جاتا جس کے سامنے کوئی راستہ نہ تھا تو یقیناً وہ اسماعیل صفوی کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اس کے مقدر میں یہ کچھ لکھا ہوا تھا، لہٰذا اسے کوئی ٹال نہ سکا، اور اب ہمارے ہاتھوں اسماعیل صفوی کے مقدر میں جو لکھا جائے گا اسے بھی کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اس موقع پر کوچوکونجی دم لینے کے لیے رکا، پھر وہ بڑی رازداری میں اپنے بیٹے ابو سعید اور بھتیجوں عبید اللہ، عبداللہ اور عبداللطیف اور خانہ بدوش قبائل کے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی رازداری میں کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، آؤ پہلے اس لشکر کی ترتیب کا فیصلہ کر لیں جس لشکر کے ساتھ ہم نے اسماعیل صفوی سے ٹکرانا ہے، اس پر ضرب لگانی ہے اور اس سے اس کے ناانصافیوں کا انتقام لینا ہے۔ اگر اسماعیل صفوی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ جبر اور بربریت سے کام لیتے ہوئے ہم سے ہمارے سارے علاقے خالی کرا لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم اب اپنے علاقوں کا دفاع کریں گے اور متحد ہو کر اس پر ایسی ضرب لگائیں گے جو زندگی بھر کے لیے اس کے لیے ایک یادگار بن کر رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوچوکونجی رکا، پھر برق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برق خان، سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سارے خانہ بدوش قبائل کے سردار تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز، میں اپنی طرف سے کوئی بات مسلط نہیں کروں گا، تمہاری حیثیت میرے ہاں ایک بیٹے کی سی ہے، میں سارا معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ لشکر کی جو ترتیب تم سر انجام دو گے وہ ہمارے لیے آخری ہوگی۔ میں جانتا ہوں تم ایک نایاب تیغزن ہو، ایک عمدہ سالار، ایک بے عدیل جنگجو ہو، لہٰذا تمہاری ترتیب یقیناً ہمارے لیے سود مند اور ہمارے مستقبل کے لیے اطمینان بخش ہوگی۔ کوچوکونجی جب خاموش ہوا تب برق خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کوچوکونجی میرے محترم، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھ پر اس قدر اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے سبھی قبائل کے سرداروں کا بھی شکر گزار ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، ان میں سے زیادہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ یہ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر لشکر کی ترتیب آپ مجھ پر ہی چھوڑتے ہیں تو پھر میں اپنی تجویز پیش کرتا ہوں، یہ آخری نہیں ہوگی، سب کو اختیار ہوگا کہ وہ اس تجویز میں جو اچھی تبدیلی کرنا چاہیں وہ پیش کریں۔ برق خان دم لینے کے لیے رکا، پھر کوچوکونجی اور باقی سب سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کوچوکونجی میرے محترم، اس وقت جو لشکر آپ کے پاس ہے اور جو اس سے پہلے محترم شیبانی خان کے تحت کام کرتا رہا ہے،
اور اس کی شیبانی خان نے بڑی عمدہ تربیت کی ہے۔ وہ قلب لشکر کا کام سر انجام دے گا، دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کے موقع پر وسطی حصے میں رہے گا۔ اس حصے کی کمانداری محترم کوچکونجی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کا بیٹا ابو سعید بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے بھتیجوں میں سے عبید اللہ، عبداللہ اور عبداللطیف بھی اسی قلب میں رہتے ہوئے آپ کی نیابت کریں گے۔ اب لشکر کے دائیں پہلو کی طرف آتے ہیں۔ دائیں پہلو میں میرے قبیلے کے علاوہ قرگیزی قبیلہ ہوگا۔ اس کی کمانداری میں اپنی طرف سے اپنے بھائی کلدی بیگ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں خود کلدی بیگ کے تحت فرائض سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ برخان کے ان الفاظ پر قرگیزی قبیلے کے سردار کلدی بیگ کو گویا آگ لگ گئی تھی۔ جھلا کر اور عجیب سے جذباتی پن کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور برخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برخان میرے عزیز بھائی، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ برخان مجھ کلدی بیگ کے تحت کام کرے گا؟ بھائی وہ بات کرو جو ہونے والی ہو۔ مجھے اس بات پر تو فخر ہے کہ آپ لشکر کے دائیں پہلو میں اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لشکر کی کمانداری آپ کریں گے، اور اس متحدہ لشکر میں آپ کے ماتحت کی حیثیت سے میں آپ کی صرف نیابت کروں گا۔ میرے بھائی، اتنی بھی عاجزی اور انکساری اچھی نہیں ہوتی۔ میں ہی نہیں، کوچکونجی کے سارے لشکری اور سارے قبائل کے سردار، سالار اور جنگجو جانتے ہیں کہ جہاں برخان کھڑا ہوتا ہے وہاں دشمن پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے میں کلدی بیگ اپنی ذات پر فخر محسوس کروں گا۔ کلدی بیگ کے ان الفاظ پر کوچکونجی، ابو سعید، عبید اللہ، عبداللہ اور عبداللطیف سارے سالار مسکرا رہے تھے۔ برخان بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کلدی بیگ، جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ میرے عزیز بھائی، میں اپنے آپ کو خود دائیں پہلو کا سالار مقرر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہارا نام لیا۔ اب تم نے چونکہ خود مجھے دائیں پہلو کا سالار مقرر کیا ہے، لہٰذا میں تمہارے اس چناؤ کی عزت اور وقار کو برقرار رکھوں گا اور ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کروں گا کہ جو فرائض مجھ پر عائد ہوتے ہیں ان کا حق ادا کر دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان رکا، پھر کہنے لگا، اب میں بائیں پہلو کی تفصیل بتاتا ہوں۔ بائیں پہلو میں کازک قبیلے کے ساتھ کنجوک خان اور تاتاری قبیلے کے سردار ساسی بوکا کو رکھا جائے۔ یہ بہترین اور عمدہ کارگزاری کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لشکر کی کمانداری کون کرے گا، اس کے لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ یہ معاملہ میں اپنے بھائی ساسی بوکا اور کنجوک خان پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں بھائی آپس میں مل کر فیصلہ کر لیں کہ اس حصے کی کمانداری کس کے پاس ہوگی اور نائب کماندار کون ہوگا۔ برخان نے ابھی اپنے الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ طوفانی انداز میں کازک سردار کنجوک خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برخان میرے عزیز اور پروقار بھائی، بائیں پہلو میں اپنے تاتاری بھائی ساسی بوکا کے نائب کی حیثیت سے کام کروں گا، جبکہ بائیں پہلو کی کمانداری ساسی بوکا کے ہاتھ میں ہوگی۔ کنجوک خان کے ان الفاظ پر سب نے تمانیت اور خوشی کا اظہار کیا تھا، یہاں تک کہ برخان بول اٹھا، لشکر کا چوتھا حصہ میرے بلغاری بھائیوں پر مشتمل ہوگا۔ کپک خان اپنے اس لشکر کی کمانداری کرے گا اور کپک خان کے ذمہ یہ کام ہوگا کہ ہمیشہ لشکر کی پشت پر رہا کرے گا اور پشت پر رہتے ہوئے یہ دو کام سر انجام دے گا۔ پہلا یہ کہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کرے گا، دوسرا یہ کہ اپنے لشکر کے 3 حصوں میں جس حصے میں بھی دیکھے گا کہ دشمن کے مقابلے میں کمزوری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، فوراً اس حصے کی مدد کو لپکے گا اور اپنے اس حصے کی حالت بہتر اور استوار کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان رکا، دم لیا، سوچا، پھر دوبارہ وہ سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز اور محترم بھائیوں، اس وقت جو تجویز میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ یہ حرف آخر نہیں، اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا حق پہنچتا ہے۔ لشکروں کی کمانداری کے اندر بھی کوئی تبدیلی کا معاملہ ہو تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ برخان کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک سارے خانہ بدوش قبائل کے سرداروں اور سالاروں کے علاوہ کوچکونجی کا بیٹا ابو سعید، اس کے سارے بھتیجے آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے۔ پھر کوچکونجی برخان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، برخان عزیز فرزند، جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہ آخری ہے، اس لیے کہ میں نے سب سے پہلے صلاح مشورہ کر لیا ہے۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا، اور سب نے اس تجویز کو پسند کیا ہے، اور لشکر کی اسی ترتیب کے ساتھ ہم دشمن سے ٹکرائیں گے اور اس پر ثابت کریں گے کہ ہم ابھی زندہ اور بیدار ہیں اور شیبانی خان کا انتقام لینے کی ہمت اور جرت رکھتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے ہونے کے بعد کوچکونجی سارے سالاروں اور سرداروں نے اس اتفاق رائے کو پسند کیا تھا، اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد اپنے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں کے تحت لشکر کے ہر حصے کی تربیت کا کام شروع ہو گیا تھا
تاکہ جنگ کے دوران ہر لشکری اپنے سالار کے اشاروں پر دشمن پر پہلو بدل بدل کر حملہ ہونے کی تربیت حاصل کرے۔ اس طرح شمال کے ویرانوں میں سمرقند اور بخارا سے دور کوچکونجی اپنے عمرہ سرداروں اور سالاروں کے ساتھ پہلے سے موجود لشکروں کی تربیت کے علاوہ نئے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام شروع کر چکا تھا۔